सो हेलो मेरे ढिंचा ग्राफचिक ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। फिर मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, काफी अच्छा लगा आपका प्यार देखकर। अब आपने देखा होगा हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास आ चुकी है, बिजनेस स्टडीज की क्लास आ चुकी है, ऐसे ही अकाउंटेंसी की क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है। पर अब अकाउंटेंसी के शहर में जब हम जाएंगे तो उससे पहले यह पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिससे कि आप पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो हमारी क्लास आज उसी के ऊपर है और वो टॉपिक क्या है? हाउ टू स्टडी अकाउंटेंसी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रास्ते जानना। वैसे भी मैं आपको ट्रैवलर्स कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि हम हर चैप्टर को देखने वाले हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जानना है रास्ता। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट इसी के ऊपर है। क्या है? नो दी सिलेबस। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको जानने हैं रास्ते। रास्ते में क्या मतलब होगा? यहां पर चैप्टर्स के नेम। तो आपको यह जानना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो चैप्टर्स नेम्स आपको जानने। चैप्टर्स नेम हमने जान लिया। अब हमें पता चल गया कि कहां कहां से होकर हमारा कारवां गुजरेगा, कौन सी गली हमारे लिए स्मूथ होगी, कहां पे थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा, कहां पर कैसे चलना पड़ेगा। अब जब हमने वो जान लिया तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आपको पता है हमें एग्जाम में भी तो अच्छे मार्क्स चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन हमें ये जानने पड़ेंगे कि एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जो कम मार्क्स का होगा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरे दिलो जान से करेंगे, पर उसकी प्रैक्टिस कम होगी देन जो 10 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा या 8 मार्क्स का होगा। तो हमें क्या जानना पड़ेगा? मार्किंग स्कीम। और ये तो आजकल अगर आप कोई रिफ्रेशर देखेंगे तो उसमें भी गिवन होती है, सीबीएसई अपने उसमें तो देती ही है। तो यानी कि हमें मार्किंग स्कीम भी जाननी है। अब ये दोनों चीजें हमने जान ली, यानी हमें रास्ता पता चल गया, कौन सा रास्ता कितना हैवी है, यानी कहां पर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कौन से चैप्टर में हमें जाने पर हमें यह ध्यान रखना है कि भाई ये पॉइंट्स जो है यहां पर ध्यान देने हैं। ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हम सिलेबस को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस को जानना। अब क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, उसमें एक इशू था कि भैया सीबीएसई वालों ने तो एनपीओ हटा दिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्लास 11 से हटा दिया है, रिडम्पशन और डिवेंचर भी हटा दिया है, तो उसका क्या किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक विजनरी स्टेप लिया है। विजनरी स्टेप यह है कि हमने अभी से सोचा कि मान लीजिए अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद या नेक्स्ट ईयर ही सीबीएसई वापस इनको इंक्लूड कर ले, तो आपको यह ना लगे, क्योंकि आप तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर जब आप आगे बढ़ गए, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आ गए, वो चैप्टर्स आपको वहां मिलेंगे, फिर आप सोचोगे अरे यार ये कोरोना काल की वजह से हमारा नुकसान हो गया। अगर वो चीज हमने तभी पढ़ ली होती तो आज हमारे लिए कितना इजी होता। तो इसीलिए हमने वो चैप्टर्स आपके लिए इंक्लूड किए हैं, ताकि कल आपको ये ना लगे कि यार वो छूट गया हमसे, और फिर अदर बोर्ड्स में ये चैप्टर इंक्लूडेड हैं। इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर इन चैप्टर्स को पढ़िए अगर आपका मन करे। पर अगर आपका मन नहीं कर रहा, आप सोचो नहीं यार सिर्फ अभी एग्जाम ही देखना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है और हमें वही करना है, तो आप इन चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं। पर मेरी गुजारिश रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, वहां पूछे भी जाएंगे, वो काम के भी हैं। अब वो चैप्टर कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, आजकल तो इंटरनेट के जमाने में यंग जनरेशन हमसे भी आगे ही रहती है। तो एनपीओ है, ये 12th क्लास में है। ऐसे ही आपके पास रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी जो है आपका अभी तो नहीं है, लेकिन आने के लिए बाद में जुड़ जाए, तो इसीलिए हम भी इसको पढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ोगे यार, 2-3 बार बोल दिया मैंने। तो ये तो 12th क्लास के लिए था। ऐसे ही 11th क्लास के लिए भी एक चैप्टर है जो कि अब इंक्लूडेड नहीं है, और वो कौन सा है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये भी अब भी इस समय नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर करें। तो ये भी है, पर ये किसका है? 11th क्लास का है। ठीक है, अब हमने रास्ता जान लिया, सिलेबस जान लिया, अब बारी किसकी है? तो अकाउंटेंसी को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। तो चलिए फिर उसके पॉइंट्स को समझते हैं। यानी कि अब पहले समझेंगे हम पावर ऑफ थ्योरी। अब आपको है पावर ऑफ थ्योरी, भैया हमें तो यही पता है कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जी हाँ, आपको सही पता है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जर्नल एंट्रीज होती है, तो उसको कैसे करना है ये सब भी तो जानना पड़ेगा। और ये किसका पार्ट होता है? थ्योरी का। तो सबसे पहली चीज जो आपको पावर ऑफ थ्योरी लेनी है, क्योंकि बिना पावर ऑफ थ्योरी के आप प्रैक्टिकल करेंगे कैसे जब तक आपको पता ही नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व होगा कैसे। तो सबसे पहले वो तरीका जानना है। तो पहला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड। किसको अंडरस्टैंड करना है बताइए? मैं उम्मीद है कि आप यही कह रहे होंगे क्या कि भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर कुछ रूल्स होंगे उनको समझेंगे। मैं कहा वाह यार क्या बात है, सब हमारे यहाँ फास्ट हैं।
फिर जाहिर सी बात है कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ हमारे पास क्या होता है सेक्शंस होते हैं, तो उनको भी ध्यान देना है, कुछ फॉर्मूलाज होंगे तो उनको भी ध्यान देना है, ठीक है, इनको भी याद रखना है, ठीक है, ये ऐसे है, तो फॉर्मूलाज होंगे। अब हमने ये तो ले लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हमारी जो हेडिंग होगी ना, जो थ्योरी होती है एनसीईआरटी से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हमारी हेडिंग तो एट लीस्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं मैं था जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, प्री बोर्ड की बात है, तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने उसको लिखा, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने 6 पॉइंट लिखे, पूरे एक्सप्लेन भी किए, और मुझे कितने मिले? 5 नंबर। वो कह रहे नहीं थ्योरी में थोड़ा इधर उधर हो गया, और वो मार्क्स उन्होंने काट लिए। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसने लिखे 9 पॉइंट, इनफैक्ट 10 कहना चाहिए क्योंकि एक उसका गलत हो गया था, 9 पॉइंट, और उसको 4.5 नंबर मिले। अब जाहिर सी बात है देखने में तो दिख रहा है कि यार उसको 4.5 मुझे 5, लेकिन सोचिए मैंने जब उसके 6 पॉइंट लिखे, उसको एक्सप्लेन भी किया, तो कितना टाइम लगा, और उन्होंने सिर्फ भाई साहब ने हेडिंग लिख दी, पर उनको मार्क्स मिल गए। तो मेरा तो क्यूरियोसिटी माइंड है, और मैं तो कहूंगा आप भी ये माइंड जरूर रखिए। तो मैंने टीचर जी से पूछा कि भाई सर जी क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी में यानी सीबीएसई सिलेबस में ये कहा गया कि अगर हेडिंग है आपके पास तो आपको मार्क्स देने हैं, और उन्होंने 9 हेडिंग लिखी है, 0.5 के हिसाब से 4.5 नंबर। मैंने कहा ओह शिट, ये क्या हो गया, ये तो मुझे भी करना चाहिए था, ये तो बड़ा सही था। लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर कि आपको हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी के बेस पे ही रखनी है, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम में है, क्योंकि एनसीईआरटी में कभी कभी चीजें कम भी हैं, तो फिर तो आप बुक्स का ही रेफर करेंगे, वहां की हेडिंग लिखेंगे। लेकिन जो टॉपिक एनसीईआरटी में है वो आपको एनसीईआरटी के हेडिंग से ही रखना है, यानी हेडिंग आपकी मैच होनी चाहिए किससे? एनसीईआरटी से। इससे आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलेंगे, और ये तो मैंने बता ही दिया, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। फिर थर्ड एक पावर है। पावर क्या है कि अपने नोट्स आप खुद बनाएं, ये बहुत बड़ी पावर है। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या है भैया? क्या आप नोट्स नहीं पकड़ाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको नोट्स जरूर पकड़ाऊंगा, लेकिन इसमें एक पावर छुपी है, और वो है 3x की पावर। कैसे? पहले उसको समझते हैं। देखिए, जब आप नोट्स खुद से लिखते हैं तो आपकी आंखें उसे रेगुलर देख रही हैं, और आपको तो पता ही होगा कि आंखों के पास भी एक मेमोरी होती है। अगर नहीं पता तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आप अपने जिंदगी में अभी तक इतने लोगों से तो मिले होंगे, उसमें से कई लोग होंगे जिनका नाम आपको याद नहीं होगा, पर आपकी आईज बता रही कि यार इस प्रतिबिंब के आदमी को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, इससे कहीं तो मैं मिला हूं, पर मुझे पता नहीं चल रहा ये है कौन, इसका नाम क्या है, पर कहीं ना कहीं मैंने देखा है। तो देखा यानी आईज की अपनी मेमोरी है, वो भी आपके दिमाग तक पहुंचाती है, तो आपने एक बार याद कर लिया। फिर आप अगर उसे बोल रहे हैं तो बोल बोल के भी आप उसे याद कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक मेमोरी है, और फिर आपका दिमाग बाबा रिवाइज कर रहा था, तो वो मेमोरी है ही। इसीलिए अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं तो 3x पावर आ जाती है, यानी कि आपने एक बार वो काम किया लेकिन 3 बार वो याद हो गया। फिर जाहिर सी बात है हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स है, तो एक और चीज होगी क्या? राइटिंग स्पीड, यानी कि आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो हाथ से लिखने में यह भी एक एडवांटेज है। और अकाउंटेंसी में क्या होते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा कि वहां पे थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो राइटिंग स्पीड भी यहां पे हमारे काम आ गई। अब हमने लिख लिया, समझ लिया, ये भी जान लिया कि एनसीईआरटी की अगर हेडिंग लिखेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बारी किसकी है? प्रेजेंटेशन की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? प्रेजेंटेशन, यानी कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी लेंथ सही होनी चाहिए, और एक चीज और है, कंजूस नहीं होना चाहिए इंसान को। हम क्या सोचते हैं ना, कई बार मैंने देखा है कि उसको लगता है कि यार इतना बचा है तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन घुसा लेते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत चीज चलती है, तो आपको ये समझना है भाई वो हमारी कॉपी नहीं है, एग्जामिनर ने हमें कॉपी दी इसलिए कि हमको उसको अच्छे से भरना है। अगर मान लीजिए कोई भी पेज है, उसमें आपके आधे पेज पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसी के नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी सफाई से क्वेश्चन लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और मूड अच्छा होता है तो वो मार्क्स भी अच्छे दे देता है। इसलिए आपने क्या देखा होगा, कई सीनियर्स कहते हैं अरे यार पता नहीं मेरी कॉपी किस खड़ूस ने चेक की है, वो गुस्से में बैठे होंगे, उन्होंने मुझे मार्क्स ही नहीं दिए। तो ये एक प्रेजेंटेशन की भी वजह से होता है, क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो तो उनके माइंड में जाता है कि हाँ यार आदमी ने पढ़ाई लिखाई की होगी, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर पा रहा है। तो उसकी भी प्रैक्टिस आप जब नोट्स बनाएं या राइटिंग पे वर्क करें तो ही सीख लें, क्योंकि अचानक से एग्जाम में जाकर आपको नहीं पता चलेगा। फिर ये तो था हमारा पावर ऑफ थ्योरी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि आपको नोट्स को समझना है अच्छे से, बार बार क्लास देखनी है, खुद से नोट्स बनाने हैं, बार बार मेमोरी में याद रखना है, एनसीईआरटी की हेडिंग से मैच होना चाहिए, ये सब हमने सीख लिया। अब
दूसरा पार्ट, यानी कि अकाउंटेंसी तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो पावर ऑफ प्रैक्टिस को समझेंगे हम। यानी कि अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया, पावर ऑफ प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है? सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि आपको यह पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और रीड करते हुए। यानी कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ लिया, नहीं, पढ़ रहे हैं आराम से, अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट, यानी कि अंडरस्टैंड भी करते चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड। पर अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? रीड करते करते। तो अंडरस्टैंड एंड रीड, मैंने अंडरस्टैंड पहले लिखा है, वरना अगर रीड लिख दे तो पता चला आपसे पढ़ ही रहे हैं। अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या आएगी बारी बात? फिर आएगी भैया जी, हर क्वेश्चन में आप देखेंगे 90%, 80% या 95% क्वेश्चन सेम होता है। एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो इधर से उधर घुमाते हैं आपको, वही नए होते हैं। तो मैं उनको अलग से लिख रहा हूं कि उन एडजस्टमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उन एडजस्टमेंट्स पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है, जो कि खासकर क्या होंगे? न्यू होंगे। क्यों? क्योंकि वही होंगे जो एग्जामिनर की नजर होगी कि भाई इस एडजस्टमेंट को इसने कैसे किया है, क्योंकि उन्हीं पे वो मार्क्स काटेगा या उन्हीं को देख के मुस्कुराते हुए मार्क्स एक्स्ट्रा भी दे देगा। एडजस्टमेंट्स हो गए। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट होने के लिए एक रियल लाइफ बता रहा हूं, ये मैंने किसी के ऑडियो में ही सुना था, यानी उन्होंने वीडियो दिया था और वो सीए थी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि मैंने खूब प्रैक्टिस की, खूब सारी प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस करके जब मैं प्रैक्टिस एग्जाम देने गई, मेन एग्जाम नहीं, प्रैक्टिस एग्जाम देने गई, क्योंकि वो तो तैयारी कर रही थी, तो एग्जाम देने गई तो वहां जाके वो फॉर्मेट ही भूल गई। उनको ये तो पता ये चीज ऐसे 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 लिखनी है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर पे किया हुआ है, एक लाइन खींची, डेबिट इज क्रेडिट, पर मेन फॉर्मेट ही वो भूल गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट सही बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। टीचर वो चीजें देखता है। अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो कहां लिखेंगे डेबिट को, ये मैं तो आपको बताऊंगा, आपको उसे याद भी रखना है। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या देखना है? फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट सारे आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आप उसे भूल ना जाए। और ये रियल है, आप हो सकता है अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल भी जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट के बाद हम कौन से टॉपिक पे? अकाउंटेंसी के टॉपिक पे। तो अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स कटते हैं ना, कैलकुलेशन बहुत सारी रहती है इसमें। एक भी कैलकुलेशन या एक भी वर्ड, 3000 लिखना था आपने 300 लिख दिया, 369 की जगह 393 लिख दिया। तो यहां पे आपको बीइंग अलर्ट रहकर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बीइंग अलर्ट, इसकी भी अपनी एक पावर है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी की तो होता है ना, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ये प्रॉब्लम वहां पर आएगी। बीइंग अलर्ट, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। अब एक प्रॉब्लम आती है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। क्या? कि भाई कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेटर अवेलेबल है, झट से कर लिया। आप मुझे देखेंगे तो मैं भी क्लास में कैलकुलेटर ही यूज करूंगा, पर मैं क्यों यूज कर रहा हूं? मुझे तो समझाना है। पर आप 11th और 12th में हैं, यहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर को साइड करना है, उसे बोलना है टाटा बाय बाय। आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, नंबर सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको ऐड करना है, ताकि वो आपके लिए आसान हो। तो कैलकुलेशन करनी है पर खुद से। ठीक है, डोंट यूज कैलकुलेटर, मैं यहां लिख देता हूं, डोंट यूज कैलकुलेटर। ये आप एक तरीके से ना वो कर लो, कसम खा लो कि भाई कैलकुलेटर को हम यूज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और आपने तो सुना है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट होता है। अब आपने प्रैक्टिस कर ली कैलकुलेटर के साथ, तो आप परफेक्ट हो गए किसमें? कैलकुलेटर के साथ। एग्जाम में कैलकुलेटर आपको मिला नहीं, तो वहां तो आपकी बैंड बच जाएगी। इसीलिए कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। और यहां पे मार्क्स कटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि खूब सारे डिजिट्स होंगे तो आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। तो बीइंग अलर्ट और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। देन उसके बाद अब हमने ये सब कर लिया, फॉर्मेट बना लिया, चीजों को लिख लिया, अलर्ट रहकर सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है? अब इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहनी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस। अब रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए डीपीपी लेकर आए हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, इसके लिए हम आपके लिए डीपीपी लेकर आए। पर जाहिर सी बात है हमारी अपनी लिमिटेशंस है, हमने आपको कई सारी बुक्स बताई हैं, उनके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओल्ड 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ओल्ड 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो आपको
करना ही करना है, इनको तो बहुत अच्छे से करना है। 10 साल के क्वेश्चन पेपर, और ये भी नहीं कि अरे यार एग्जाम आएगा तब देखेंगे, नहीं, जैसे ही आपने एक चैप्टर किया उस बुक को आप खरीद लेंगे, शायद ओसवाल बुक है, उसमें क्या है कि आपको अभी मिलने वाली भी होगी कंपार्टमेंट, अभी कंपार्टमेंट के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नई भी आ जाएगी, तो आपने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ लिया, वहां से क्वेश्चन लगा लिए, उसमें ईयर भी लिखा होता है कि कब का क्या क्वेश्चन है, तो आपको और अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई यार ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया यार, इतना इजी है क्या। तो जी हाँ, अकाउंटेंसी इजी है, पर वो कब लगेगा, जब आपने ये सारी प्रैक्टिस की और फिर वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। और कॉन्फिडेंस की पावर ना बहुत गजब की पावर होती है। तो आपको ये सारा काम करना है। अब आपने ये सारा काम कर लिया तो यहां पर एक और पॉइंट है कि ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम आपको अपने हाथों से ही करना है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि नोटबुक में करना है, कैलकुलेटर या शॉर्ट में नहीं कि एक बीच में लाइन खींची, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, पूरा फुल फॉर्मेट बनाकर करना है। ठीक है, तो मैं यहां करता हूं हैंड रिटन लिख दे रहा हूं। इसका मतलब है कि खुद से सॉल्व करना है, हैंड रिटन विद फुल फॉर्मेट। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि भैया जी आपने सोचा कि हाँ यार बस वर्ड्स को जोड़ लिया, फिगर्स को लिख लिया इधर के इधर और दोनों को टोटल कर लिया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी फिर उसी चीज की हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग में तो हम ये प्रैक्टिस करें, एंड में आपको अगर क्वेश्चन आपको सब समझ में आने लग गया, सब कुछ आपको बनने लग गया, तब आप स्पीड कम करने के लिए ऐसा कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर अब ये सारे काम हमारे क्या हो गए, प्रैक्टिस से हो गए। हमने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, खूब सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपको अकाउंटेंसी की दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आपके 90% 95% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें सिर्फ 95 ही चाहिए वरना हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं, पर हम पढ़ रहे हैं भाई, हम अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तो अच्छा करेंगे, तो ये भी तो जरूरी है। अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब कुछ होते हैं अदर पॉइंट्स, फिर उसके बाद एक और स्पेशल पावर है जिसके बारे में बताऊंगा, पहले हम अदर पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नो योरसेल्फ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नो योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी, क्या मैं खुद को नहीं जानता? अरे यार मैं तो जानता हूं, मेरा नाम पूछो अभी बताता हूं, पापा का नाम पूछो। यहां पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि अपने आप को आपको समझना है। अपने आप को समझने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं भाई साहब मॉर्निंग में नहीं उठ पाता, खेलने के लिए उठाओगे, फुटबॉल के लिए उठाओगे तो 4 बजे सुबह भी उठ जाऊंगा, लेकिन अगर किसी और काम के लिए उठाओगे तो नहीं भैया जी, मैं 8-9 बजे से पहले नहीं उठता हूं। ये मेरी स्टाइल है, मैंने अपने आप को जाना समझा। पर मैं लेट नाइट भी जाग लेता हूं, रात में मेरा काम ज्यादा अच्छा होता है। पर कई ऐसे बच्चे होते हैं, और आपके तो स्कूल्स भी है, तो आपको अर्ली सोना होगा, यानी 9, 10, 11 बजे तक आपको सोना होगा, फिर सुबह उठना होगा। पर वीकेंड्स में ऐसा हो सकता है कि आप लेट वाले हो, तो आप अपने आप को पहचानिए, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए, आपको कैसे क्या चीज सही लगती है। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको फिगर लिखने में कोई गलती नहीं आ रही, पर आप कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं, तो बार बार थ्योरी को रिवाइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है नो योरसेल्फ। इसमें अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी देखना है। शॉर्टकमिंग्स मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान दीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको ध्यान दीजिए, यानी इन सभी चीजों को यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ को भी ध्यान देना है। अब आपने स्ट्रेंथ को भी ध्यान दे लिया, सब चीज ध्यान दे ली, अब उसके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। हमने तो आपको टाइम शेड्यूल दिया ही है और हम उसको फॉलो भी करेंगे, पर हो सकता है कि आपका शेड्यूल कुछ अलग हो, या फिर आप अपनी सिचुएशन तो खुद ही जानते हैं, कब रिवीजन कर पाते हैं, कब नहीं कर पाते हैं, कब कुछ और काम रहता है, या फिर किसी और से मिलना हो, कोई पार्टी हो गई, तो उसका टाइम एडजस्टमेंट भी आपको करना है, तो वो शेड्यूल भी आप जरूर बनाइए। अब ये सब हो गया, तो रिवीजन तो भैया जी करते ही रहना है, रिवीजन तो करते ही रहना है। ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। रिवीजन एट एवरी वीक लिख दूं, चलो एट एवरी वीक लिख देता हूं, कम से कम कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो आपको एट एवरी वीक करना है। अब कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भैया जी कोई शर्माना वरमाना नहीं है। ठीक है, इसमें भैया जी कोई भी शर्माना नहीं है, जितना मन करे उतने क्वेश्चंस पूछिए। हम यहां हैं ही इसलिए ताकि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा कर्तव्य है। तो आपको शर्माना नहीं है भाई कुछ भी क्वेश्चन, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये एक और मेमोरी क्रिएट करती है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो समझा है, यानी जंग में हारता कौन है, जो जंग में पहुंचता है, लड़ता है। तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो इससे मत सोचा यार मैंने छोटा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे यार मेरी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, अबे यार अगर ये पूछ लिया तो मजाक तो नहीं उड़ेगा।
नहीं, आपका डाउट है, आपको पूछना है, हम आपको आंसर उसका जरूर देंगे, हम इसीलिए हैं। तो भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आस्क, पूछते रहिए क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और इसमें तो अब लोग उस्ताद भी हैं, पर जो लोग शाय होते हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि आप भी पूछिए, हम हर टाइप के क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा, हमारी पूरी टीम है वो भी सॉल्व करेगी। अब एक पावर, एक ये हिडन पावर है जो कि मेरे हिसाब से तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो है रिवाइज व्हाइल स्लीपिंग। रिवाइज व्हाइल स्लीपिंग यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं या बेड पे लेट चुके हैं तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किया। अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत सॉल्व हुआ तो उसको याद कीजिए, यार उस टाइम पे वो क्वेश्चन क्यों गलत सॉल्व हुआ था, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आपको सबसे ज्यादा देर तक मेमोरी रिटेन करने में हेल्प करती है। इसीलिए भैया मैं तो यहां पे 1 एस्टेरिस्क 2 एस्टेरिस्क 3 एस्टेरिस्क मार दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैंने ये ट्राई भी किया है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताया और उन्हें भी ये फीडबैक दिया है कि हाँ इससे उनको ज्यादा दिनों तक याद रहती चीजें हैं। तो ये भी आपको करना है, ये मैं इसको यहां पे टिक भी मार दे रहा हूं, रिवाइज व्हाइल स्लीपिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब ये तो हो गया अदर पॉइंट्स। अब एक स्पेशल पावर जो कि आपको जरूर फील होगी जब आप जिंदगी में इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड तो है ही, पर ये जिंदगी से भी रिलेटेड है। और वो क्या है, वो है पावर ऑफ बीइंग हैप्पी। सबसे पहला पॉइंट, पावर ऑफ बीइंग हैप्पी का क्या होना चाहिए। पढ़ाई को हमने ना एक बोझ समझ रखा, हमें लगता है अबे यार ये फिर से पढ़ाई आ गई, कितना पढ़े यार, कब तक पढ़े, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या है पता नहीं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे ऊपर एक मेंटली बर्डन जाते रहता है। तो आपको ये पढ़ाई ऐसे नहीं लेनी कि एक बोझ है, 95 मार्क्स लाने हैं। 95 मार्क्स कैसे आएंगे, 90 मार्क्स कैसे आएंगे, 100 कैसे आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि सब 100 लाएं। उसके लिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल के रिवीजन के लिए उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी वो सब बता दिया, लेकिन एक मेंटल प्रेशर होता है, उससे बाहर निकलना है। और उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा शब्द जो मुझे लगा वो है कि कीप लर्निंग। यानी आपको यह समझना है कि आप पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आप लर्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो आपको बाजार का आटे का चीनी का भाव पता चल पाएगा, आप मम्मी की मदद कर पाएंगे। अगर आपने बिजनेस पढ़ लिया तो अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन है या सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, तो वो क्वालिटीज वहां पर काम आने वाली हैं। अगर आप अकाउंटेंसी सीख रहे हैं तो आप घर का हिसाब किताब बता पाएंगे, मम्मी को पैसे कितने मिले, कहां कितना खर्च हुआ उनको समझा पाएंगे। कहां पर ऐसी जगह है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उसको आप बता पाएंगे कि मम्मी यहां थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, क्या हम यहां बचा सकते हैं, तो पैसे बचेंगे। यानी कि आपको यह समझना है कि ये पढ़ाई हमारे लिए बोझ नहीं है, एक लर्निंग है जो हमें जीवन में हेल्प करने वाली है। तो पहला पॉइंट क्या है, कीप लर्निंग। अगर आपने ये सोच के अपने दिमाग को समझा लिया ना, मन आपको बार बार बोलेगा कि अरे यार तू समझ नहीं रहा है, ये बोझ है, इसको मत कर, तो आपको कहना अरे मन यार तू भी पगला है, ये बोझ नहीं है यार, ये जिंदगी का एक दस्तूर है, ये हमें जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, जो आगे काम आने वाला है वो बता रहे हैं। तो अपने मन को उल्लू बनाना है यहां पर। ठीक है, कैसे, ये कहकर कि भाई हम तो लर्निंग कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कीप लर्निंग का पॉइंट। दूसरा, अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए। किसको फॉलो कीजिए, हॉबीज को। हॉबीज क्यों फॉलो करनी चाहिए भैया जी, पढ़ाई में ये कहां से बीच में आ गई। क्योंकि अगर आपका मन करता है डांस करने का, डांस कीजिए, गिटार बजाने का, गिटार बजाइए, खेलने का तो खेलिए। क्यों, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, दिमाग अगर सिर्फ पढ़ाई करेगा तो उस पर एक बोझ बनता है, धीरे धीरे ही सही पर बनता है। लोग इरिटेट भी होने लगते हैं, हर कोई नर्ड नहीं होता, तो फिर एक प्रॉब्लम आने लगती है, धीरे धीरे हम अंदर ही अंदर डिप्रेस होते हैं। हमें लगता है भाई यार ये क्या पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको अपनी हॉबीज फॉलो करनी है, जो काम आपको पसंद है, जब आप वो करेंगे ना तो आपका ये जो बैलेंस है ये बना रहेगा। पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, पर हॉबीज करेंगे तो आपका दिल भी खुश रहेगा। तो ये दोनों पहिए आपके यूं चलते रहेंगे। हॉबीज के साथ कुछ आपके पैशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि सबके सब पढ़ना ही चाहें, पीएचडी ही करना चाहें, स्कॉलर ही बनना चाहें या सीए ही बनना चाहें। उनको कुछ और भी एस्पेक्ट्स सीखने हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज सीखनी है। कई लोग एडिटिंग में जाते हैं, कई लोग राइटिंग में जाते हैं, कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, वो आपका पैशन है, उसके लिए भी टाइम निकालिए। क्योंकि जब आप पैशन को टाइम देंगे ना तो आपकी लाइफ और खुश हो जाएगी, क्योंकि वो काम करने में तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो वो मजा और पढ़ाई ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगी। तो अपने पैशंस को भी फॉलो कीजिए, जो भी पैशन है। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, उस पर सर्च कीजिए कि आप उस पैशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, या हमें बताइए, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे कि अगर आपका कोई एम है तो वहां तक कैसे जाना है। और वो एम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट बनना है या इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनना है। वो तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि अगर आपका मन इसमें है तो वो तो आप बने ही, लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज हैं तो वो भी करनी है। ये आपकी हैप्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पैशन हो गया,
देन जिससे भी मिले स्माइल के साथ मिले, यानी कि कीप स्माइलिंग। हालांकि ये मैंने लास्ट की स्लाइड में भी रखा है, बट अभी भी मैंने आपको बता दिया, कीप स्माइलिंग। और इसकी पावर, सच कह रहा हूं मैं आपसे, आपके पेरेंट्स आए या आप स्कूल से पेरेंट्स के पास जाए, मुस्कुरा कर मिले, पापा मम्मी को बताएं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आज बड़ा ही अच्छा लगा। जब भी आप उनसे मुस्कुरा कर मिलेंगे ना, तो वो आपके लिए तो सारा काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो देखते हैं ना कि यार हमारा बच्चा कितना खुश है यार, तो उनके दिल में अपने आप खुशी आती है, और स्माइल की जो पॉजिटिविटी है ना बॉस, वो सारी जगह फैल जाती है, और उसमें बहुत ही मजा आता है। आप ये करके देखिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, जिनसे भी मिलिए, हाथ मिलाइए, अच्छे से मिलाइए, मुस्कुरा कर मिलाइए, तो आपको लगेगा कि यार हाँ बहुत सही चल रहा है, और पढ़ाई में भी आपका मन लगता रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती रहेगी। अगर मान लो कोई आपको नेगेटिव आदमी मिल रहा है, कह रहा है अरे भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, कॉमर्स में कुछ नहीं है, भैया जी उससे दूर हो जाइए। ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो पॉजिटिव दें। हाँ, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के बाद कोई अगर आपको एक अच्छा पॉइंट बता रहे कि यार यहां मुझे लग रहा है कम है, तो ठीक है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि भाई कौन हमको समझाने के लिए नियत से बता रहा है या कौन हमें गिराने की नियत से बता रहा है। जो गिराने की नियत से बता रहा है उसको रुको जरा भाई, फुल हो जाओ, इतना करना है, ठीक है। तो पावर ऑफ बीइंग हैप्पी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैप्पी रहने के लिए आपको क्या करना है? लर्निंग्स, हॉबीज फॉलो करनी है, पैशन फॉलो करना है, और स्माइल रखनी है, और इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते वक्त थ्योरी हमेशा ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर्मेट की, कैलकुलेशन की, उनको हमें ध्यान रखना है। नंबर्स बार बार लिखने हैं, तो उसके लिए हमें अलर्ट माइंड रखना है। इन सब की पावर जब हम मिलाएंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे, ठीक है। तो मैंने चलो आपको बता दिया कि क्या क्या चीजों की ध्यान रखना है आपको जब हम अकाउंटेंसी के इस सफर को स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट में जो मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? मैं कहता हूं थैंक यू, और फिर जो हमारा लाइन है वो क्या है? हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स लाइक दिस।